Once again, welcome back students in class 9 chapter 1 नंबर सिस्टम। आज हमारा नया टॉपिक इसमें स्टार्ट होने वाला है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स भी आप अच्छे से लर्न कर चुके हो, सीख चुके हो कौन से रियल नंबर्स होते हैं। अब हमारा टॉपिक होता है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स बेसिकली उसमें क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों टाइप के नंबर्स का जो कलेक्शन होगा वो हमारा रियल नंबर्स में काउंट होगा, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। अब हमारा आ रहा है उनका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन से मतलब यहाँ पर यह है, अगर हम किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कैसा आएगा, मतलब वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करोगे तो उसमें दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, या तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, या रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर दो केस लिए हैं। केस नंबर 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल 7/8 मैंने लिया है, दैट मीन्स मैं 7 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 8 से मैंने डिवाइड किया 7 को, तो डेसिमल फिर क्या लगाएंगे यहाँ पर, 0, 8 8 जा 64 और रिमाइंडर आपका आया माइनस करने पर 6। तो डेसिमल की बात कर रहा है 0, 8 7 जा 56, फिर हमारा रिमाइंडर 4, फिर 0.0, फिर 8 5 जा 40। दैट मीन्स डिवाइड जो है कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, रिमाइंडर इज 0। ये डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा केस फर्स्ट है जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ओके। और दूसरा टाइप का हमारा रिमाइंडर है जिसमें 0 नहीं आएगा। दो ही कंडीशन होगी, या तो रिमाइंडर 0 आएगा जो कंप्लीट डिवाइड होगा, या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। हम ले रहे हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है 10/3। 10/3 को आप डिवाइड करो, 3 3 जा 9, हमारा क्या बचेगा सब्ट्रैक्ट करने पर 1, फिर पॉइंट डेसिमल 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1। अब आप यहाँ पर देखो कि जितनी बार भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ हर बार मेरे को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और मैं डेसिमल लगा करके आगे 0 लगा रहा हूँ और हर बार कितना जा रहा है, 3 3 जा 9 लग रहा है, और हर केस में रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। अब मैं कितनी बार भी इसको डिवाइड करता चला जाऊं और इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा, हर बार 1 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है 3.33 और आगे डॉट डॉट लिखा है। डॉट डॉट मीन्स ये है कि आगे 3 3 ही एज इट इज चलता रहेगा। अब इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब इतना क्लियर हो गया कि दोनों केस समझ में आ गए, या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स ये है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, दैट मीन्स वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन उसका एंड हो जाएगा, वो हमारा किस में काउंट होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में काउंट होगा। तो हमारा ये वाला जो एग्जांपल था, 8 से हमने डिवाइड किया था 7 को, तो हमारा आंसर आया था 0.875। इट इज द एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड टाइप है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन होते हैं जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जिनमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, दैट मीन्स डिवाइड जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो चलता रहेगा एंड सो ऑन। जैसा हमारा हमने एग्जांपल लिया था, 3 से हमने 10 को डिवाइड किया था, तो यहाँ पर 3.33 कंटिन्यूअस बार बार उसमें रिपीट हो रहा है, तो ये वाला जो एग्जांपल है हमारा किसमें हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें तीनों आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर हो गए। रियल नंबर्स कौन से थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और जो डेसिमल एक्सपेंशन थे वो 2 टाइप के थे, नंबर 1 टर्मिनेटिंग, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में बता चुका हूं जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा।
अब यहाँ पर एक जैसे मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, 3.33 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट के बाद 3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। यहाँ पर ये बार जो है वो ये डिनोट करता है कि ये 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कोई भी नंबर हो सकता है, अगर कुछ जितने, अगर 2 नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर बार लग जाएगा, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो तीनों के ऊपर बार लग जाएगा। बार ये डिनोट करता है कि डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर उसका 0 नहीं आ रहा है और यही डिजिट उसकी बार बार रिपीट हो रही है। तो ये बार क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया एक लॉन्ग प्रोसेस डिवाइड करके देखना। भाई हमें ये पता लगाना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसके लिए क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हम देखेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा एक हमारे पास एक मेथड और है, हम ये चेक करते हैं कि उसका डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर दे रखा है वो इज ए फैक्टर ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर इस फॉर्म में होना चाहिए। मैं इसी एग्जांपल में आपको क्लियर कर देता हूं। ये 7/8 है। अब हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, 8। 7 हमारा न्यूमरेटर है, 8 हमारा डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर का 8 है, उसकी मैंने फैक्टर की है 2 into 2 into 2। अब 2 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 raised to power 3। अब इसमें 5 का कोई फैक्टर नहीं आया तो मैंने मल्टीप्लाई में 5 raised to power 0 लिख दिया, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्लियरली ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में डिनोट हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवीजन, वी कैन से दैट गिवन नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें 3 था, डिनोमिनेटर हमारा 3 है। 3 के आप फैक्टर करोगे तो पॉसिबल फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे, 3 और 1 ही आएंगे, 3 1 जा 3। अब विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power n। इसकी फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा रहा क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर आ रहा है वो ओनली 3 आ रहा है, ना तो वो 2 का मल्टीपल है और ना 5 का मल्टीपल है। तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में काउंट करेंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब दोनों मेथड क्लियर हो गए। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो और डिनोमिनेटर के फैक्टर करके भी आप देख सकते हो। अगर वो 2 raised to power m into 5 raised to power n में डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है तो हम उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और 2 raised to power m into 5 raised to power n के फॉर्म में अगर नहीं लिखा जा सकता तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये दोनों टॉपिक आपके टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अच्छे से वेल डिफाइंड हो गए हैं। अब हम इसी पर एक प्रॉब्लम, क्वेश्चन इज f if 1/7 equals to 0.142857 ऑलरेडी आपको गिवन है। मीन्स 1 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें नंबर मिल रहा है 0.142857। इसके ऊपर एक बार भी लगा है, वो मैं पहले डिक्टेट कर चुका हूँ। इसका मीन्स ये है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ पर आपका डिवाइड होने के बाद ये फिर वहीं से शुरू होगा 142,857 मीन्स 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। अगेन फिर क्या नंबर होगा, यही नंबर शुरू हो जाएगा 142,857। इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, बार लगा दिया है। बार इसी चीज को डिनोट करता है कि वही नंबर हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जो मैं अभी बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये है 1/7 ये गिवन है पहले से, और विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए आपको ये फाइंड आउट करना है कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम ले रहे हैं 2/7। 2/7 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। अब 2 मल्टीप्लाई 1/7 मैंने लिखा है तो 2 तो एज इट इज लिखा है, और 1/7 की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वही वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, 0.142857। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। सेम प्रोसेस आप 3/7 के लिए लिखो करोगे, 3 इंटू 1/7। तो 1/7 की जो वैल्यू थी वही वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो 2857। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। सेम प्रोसेस 4/7 के लिए भी, 4 इंटू 0.142857, इन सभी के ऊपर बार लगा हुआ है। नेक्स्ट 5/7,
1/7 इंटू 5 और 6 इंटू 1/7। इसी तरीके से आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपको ये आंसर मिलेंगे। तो आपने इसमें देखा कि इनको इस क्वेश्चन में विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपने अलग अलग रेशनल नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट की। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, चेंज 3.333 डॉट डॉट इन फॉर्म ऑफ p/q। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो अभी अभी आपने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, ये वही नंबर है। अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है p/q की फॉर्म में। वैसे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू जो भी नंबर आपको गिवन है जिसको आपको p/q की फॉर्म में चेंज करना हो उसे लेट कर लो, x इक्वल टू 3.333, ये मैंने लेट कर दिया। अब यहाँ पर देखो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, पॉइंट से पहले यहाँ एक सिंगल डिजिट है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड 10 की, 2 डिजिट है तो 100 की। यहाँ पर पॉइंट से पहले एक सिंगल डिजिट है इसलिए मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 की आपने मल्टीप्लाई की x में तो हमें मिला 10x, और 10 की जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 1 पॉइंट आगे चला जाएगा तो 33.33 एंड सो ऑन। तो 10x तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगेन मैं वही नंबर जो ऊपर लिखा था वो मैंने नीचे लिख लिया है, x इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट डॉट। अब इसको मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो 10x में से जब आप x माइनस करोगे, x से पहले कोई नंबर तो लिखा नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये 1x है। ये क्या है 1x, तो 10x माइनस 1x क्या हो गया 9x। आप इसमें से माइनस करोगे तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 0.33 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 30। तो x इक्वल टू क्या मिला 30/9, और 30/9 को आप 3 की टेबल से कट कर सकते हो तो आपको मिलेगा 3 10 या 30 और 3 3 जा 9। ये वही नंबर आ गया जो इससे पहले एग्जांपल में मैंने लिया था और डिवाइड करके भी आपको दिखाया था। 3.333 पॉइंट सो ऑन ये चल रहा था, 3 3 जा 9, 1 0 3 9 1 0 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ये क्लियर हो गया। इसको हमने p/q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, 10/3 p/q की फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर p/q लिखा है और ये डेफिनेशन किसकी थी, रेशनल नंबर की थी कि रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास नंबर कैसे थे, अभी अभी हमने देखे थे कि वो या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग वो जिनका डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग वो जिनका डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये हो रहा है कि रेशनल नंबर जो होता है क्या वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कुछ भी हो सकता है, वो टर्मिनेटिंग जो है टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, सपोज दैट मैंने लिख लिया 5/10, अब आपने लिखा 1/2, ये ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.5, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और ये p/q की फॉर्म में भी आ रहा है। तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा गया p/q की फॉर्म में। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है क्योंकि इसका एंड नहीं हो रहा है और फिर भी हमने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर भी हो सकता है, डेसिमल एक्सपेंशन भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हो सकता है। अभी आपने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज थी वो 1.3 थी। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है 1.4 में एक्सरसाइज में विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब हमें क्या करना होगा, एक कोई नंबर दिया होगा और उसे हमें नंबर लाइन पर शो करना होगा यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये वर्ड है। अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मींस क्या है वो अभी क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन वी नो दैट। सबसे पहले आप ये देखो 3.765 जो है किन किन नंबरों के बीच में लाई करेगा। 3.765 किन किन नंबरों के बीच में लाई करेगा, तो 3.765 विल लाइज बिटवीन 3.764 लिखा है मैंने, 3.764 एंड 3.766। क्लियर है ये, क्योंकि यहाँ पर नंबर आ रहा है हमारा 5 और हमने यहाँ पर क्या लिया है 4, तो इसके जस्ट बाद में ही आएगा 3.765 और लास्ट वाला नंबर हमने क्या लिया 3.766। अगेन हम ये वाला नंबर ले रहे हैं 3.764। अब ये किन किन के बीच में लाई करेगा, हमने वो दो नंबर तो ले लिए, ठीक है। अब 3.764 जो है
वो किस में लाई करेगा 3.76 और फिर यहाँ आएगा 3.77। क्यों आएगा? क्योंकि 3.76 के बाद जो डिजिट स्टार्ट होती है 3.76 के बाद क्या लिखोगे 3.761 3.762। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो गया 3.76 एंड 3.77। सिमिलरली अगेन 3.76 को आप चेक करोगे लाइज करेगा ये कहां से, बिटवीन 3.7 एंड 3.8 एंड 3.7 अगेन लाइज बिटवीन 3 एंड 4। मतलब हम इसको इतना शॉर्ट करके ले आते हैं कि वो लास्ट में एक इंटीजर में आ जाता है। वही हमारी नंबर लाइन पर शो होते हैं, नंबर लाइन पर 1 2 3 4 ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैं आपको नंबर लाइन पे बता रहा हूँ इसको। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की और सबसे लास्ट वाला नंबर आप लो पहले। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3 एंड, इसमें रिवर्स प्रोसेस चलेंगे 3 एंड 4। तो हमने सबसे पहले लिखा 3 और लास्ट में क्या लिखा है 4 लिखा है। अब 3 के बाद नंबर जो आता है क्या आता है 3 और 4 के बीच में, सभी जानते हैं उनके बिटवीन में 10 नंबर्स होते हैं, तो 3 और 4 के बीच में 10 नंबर्स होंगे। 3 के बाद क्या आएगा 3.1, 3.1 के बाद 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। ये हमारी फर्स्ट नंबर लाइन हो गई। हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया 3 एंड 4 को, और इसमें ये दोनों नंबर भी क्लियरली विजिबल है 3.7 एंड 3.8 साफ साफ दिख रहे हैं, इसलिए मैंने उसको सर्किल आउट कर दिया है। मैंने वहां से क्या कर दिया सर्किल आउट, और इस सर्किल आउट में से दो नंबर जो थे, अब मैं नेक्स्ट जो नंबर लाइन ले रहा हूं उसमें यही दोनों नंबर को मुझे लेना है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है 3.7 और लास्ट में क्या लिखा है 3.8। जैसे पहले लिखा था 3 और 4, अब मैंने लिखा है 3.7 और 3.8। मतलब पहले हम इस स्टेप से इस स्टेप पर आए, अब हम इस स्टेप से इस स्टेप पर जाएंगे, तो 3.7 और 3.8 लिख लिया और यहाँ से एक एरो बना देंगे कि हम 3.7 पर आ गए और यहाँ से हम 3.8 पर आ गए। क्लियर? अब 3.7 के बाद 3 डिजिट लिखना शुरू करो नंबर्स को। 3.7 के बाद क्या आएगा 3.71, फिर 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8। अब इसमें सर्च आउट करो ये वाले नंबर रिवर्स प्रोसेस में 3.76 और 3.77 क्लियरली विजिबल है। 3.76 भी है, 3.77 भी है। अब यहां से क्या करेंगे, इन्हीं को मैंने सर्किल आउट कर दिया पहले की तरह। फिर नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो मैं शुरू कहां से करूंगा 3.76 से और एंड कहां पर करूंगा 3.77 पे, 3.77 पे। तो 3.76 से स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और 3.765। आगे ऐसे ही लिख सकते हो आप एंड सो ऑन 3.766, 3.767 और लास्ट में क्या आ जाएगा 3.77। मतलब ये वाले नंबर आपके आ गए। ठीक, अब हमारा इसमें नंबर वो सर्च आउट करो जो आपसे पूछा गया था 3.765। तो मिल गया हमें 3.765। इट इज द रिक्वायर्ड नंबर बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब मैंने ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यूज किया है, तो लास्ट में यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। सो वी कैन कंक्लूड दैट वी नीड टू यूज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। वी नीड टू यूज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आफ्टर लोकेटिंग 3 एंड 4 ऑन नंबर लाइन। यहाँ से मैंने जब स्टार्ट किया तो लास्ट में मुझे क्या मिला 3 एंड 4। तो 3 और 4 को ही मैंने सबसे पहले लिया। 3 और 4 के बाद मैं इस स्टेप पर गया, इसके बाद इस स्टेप पर, इसके बाद इस स्टेप पर, फिर हमारा क्वेश्चन वाला नंबर हमें रिक्वायर्ड नंबर लाइन पर मिल गया। इस तरीके से हम नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। एक नंबर को हमने बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन नंबर लाइन पर शो किया था, वो हमारी एक्सरसाइज थी 1.4। उस पर बेस्ड, उसमें केवल 2 क्वेश्चंस हैं, एक मैंने करा दिया और एक आपको इटसेल्फ करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 1.5। उसमें कुछ मेन टॉपिक्स हैं वो आपको लर्न भी करने हैं और कॉपी में नोट भी करने हैं। पहला है आपका द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब 2 नंबर है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। सेकंड इज प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। नंबर थर्ड, इफ वी नीड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ 2 इरेशनल नंबर। अगर मुझे कहीं जरूरत है
दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने की या मल्टीप्लाई करने की या फिर डिवाइड करने की, तो रिजल्ट जो आएगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको लर्न भी करनी है और कॉपी में नोट डाउन भी करनी है। यहाँ रेशनल और इरेशनल को दोबारा से डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। उसी पर बेस्ड की प्रॉब्लम है 3 + √3 एंड 2 + √2। इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 + √3 एंड 2 + √2 को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंपली यहाँ पर साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। तो सबसे पहले आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और फिर √2 के साथ। तो मैंने लिखा 3 × 2 + 3 √2। अब √3 की मल्टीप्लाई करोगे आप दोनों के साथ, तो √3 × 2 + √3 × √2, तो आपको मिला 6 और यहाँ मिला 3 √2 और यहाँ पर हो गया आपका 2 √3 और प्लस में हो गया √6। सिंप्लीफाई होके आंसर जो मिलेगा वो आपका एक तो 6 नंबर मिला। आप ये देखो इनमें रूट वाले जो नंबर है क्या उनमें कोई नंबर ऐसा है जो ऐड हो सकता है? देखो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √6 है। दैट मीन्स ये कहीं पर भी कोई भी नंबर इसमें प्लस होने वाला नहीं है, क्योंकि रूट में सभी के नंबर्स अलग अलग हैं। दैट मीन्स इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है 1/√7 - √6। इसको रेशनलाइज करना है, इसको ठीक से समझना, क्योंकि आगे चल के बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो 1/√7 - √6 को रेशनलाइज करना है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इसके रेसिप्रोकल से। √7 √6 है तो नंबर आप तो वही रखोगे, नंबर तो वही रहने हैं, बस केवल डिफरेंस किसका आएगा, साइन का। अगर आपके पास यहाँ माइनस दे रखा है तो आप प्लस लगाएंगे और प्लस दे रखा है तो माइनस लगाएंगे। इसी नंबर से आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और इसी नंबर से आप किस में मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में। सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाला नंबर एज इट इज √7 + √6 और अपॉन में यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a - b और a + b, क्योंकि दोनों में नंबर सेम है, बस डिफरेंस किसका है, साइन का, a - b और a + b। ऐसी आइडेंटिटी आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो, a - b और a + b किसके इक्वल होता है, a² - b²। द फर्स्ट नंबर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इक्वल टू √7 + √6 अपॉन √7 का जब स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे तो 7 और √6 का स्क्वायर 6, 6 - 7 - 6 इज 1, तो √7 + √6 अपॉन 1। तो फाइनली आंसर आपका हो गया √7 + √6। इस तरीके से हम रेशनलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 - √5। सिंपली एक नंबर दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये रेशनल होगा या इरेशनल। मैंने कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर नोट डाउन कर दी और इनको बता भी दिया है आपको। ये 2 - √5 आपको ये बताना है रेशनल है या इरेशनल। अब देखो 2 एक कैसा नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और जब किसी के अपॉन में कुछ नहीं लिखा हो तो वहां अंडरस्टूड है कि अपॉन में 1 होता ही होता है, अपॉन में 1 होता ही है। तो 2/1 आपका क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। एक कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। और √5 हमारा जो नंबर है वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है और ना लिख सकते हैं। अब दोनों का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन जो कहता मैं वो क्या आएगा आपका, सीधा सीधा इरेशनल नंबर आएगा, सीधा सीधा इरेशनल नंबर। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी थी द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सम, अब यहाँ पर सम नहीं है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। जो जैसा सम के लिए है वैसा ही सब्ट्रैक्शन के लिए है। द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो ए इरेशनल। तो गिवन नंबर हमारा इज इरेशनल नंबर। अब सेकंड है 2√7 अपॉन 7√7। आपको बताना है कि रेशनल होगा या इरेशनल। क्लियर है, √7 से √7 कट रहा है तो काट दो, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, रह क्या गया 2/7 विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो 3 टाइप की आपकी प्रॉब्लम हो गई। आपसे या तो ये पूछा जाएगा कि वो नंबर रेशनल है या इरेशनल है, तो वो आपको इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको जज करना है कि वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, वो बताना है। और सिंप्लीफाई करने की प्रॉब्लम्स होंगी और रेशनलाइज करने की प्रॉब्लम्स होंगी। सबके मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया है।
बाकी क्वेश्चन आप इटसेल्फ करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सरसाइज आपकी 1.6 है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये जो एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं ये आप अच्छे तरह से अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा क्योंकि आगे चल के क्लास 10th 11th ऑनवर्ड्स ये हर जगह आपके काम में आने वाले हैं। कंपटीशन में भी काम में आने वाले हैं और एकेडमिक में भी काम में आने वाले हैं। बिना इनके आप नहीं कर पाएंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे उनको। तो पहला आपका रूल है a रेज टू पावर m a रेज टू पावर n। इफ द बेस इज सेम, दोनों का बेस सेम है तो उनकी पावर्स को हम प्लस कर सकते हैं, a रेज टू पावर m प्लस n। अगर दोनों का हमारा क्या है, बेस सेम है और प्रोडक्ट में अगर वो नंबर दे रखे हैं तो आप उनके पावर्स को प्लस करके लिख सकते हैं। सेकंड है a रेज टू पावर m और ब्रैकेट लगी है और होल पावर n लिखा हुआ है, मतलब पावर के ऊपर अगेन पावर अगर आपको लिखी हुई मिल जाए तो आप सिंपली उन पावर्स की मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। एंड थर्ड इज a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर n, मतलब हमारा डिवाइड में दिया हुआ है और बेस दोनों कंडीशन में क्या है, यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को माइनस करके लिखेंगे, a रेज टू पावर m माइनस n। एंड फोर्थ है a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई b रेज टू पावर m। अब यहाँ देखो बेस सेम नहीं है, यहाँ पर बेस सेम था, मल्टीप्लाई यहाँ भी है और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर बेस सेम था इसलिए हमने पावर्स को ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, यहाँ पर क्या है, पावर सेम है। तो हम प्रोडक्ट कर देंगे इन दोनों नंबर्स का और होल ब्रैकेट लगा करके जो सेम पावर थी वो बाहर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 रहेगी और a रेज टू पावर -1 कोई भी पावर नंबर है उसके ऊपर अगर माइनस में 1 लिखा है दैट मीन्स आपको उसको रेसिप्रोकल करके लिखना है, मतलब 1 के अपॉन में लिखना है 1/a। एंड द लास्ट इज nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। इसका मतलब ये नहीं है कि आप n की रूट a में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं है, ये nth रूट a है तो इसका मतलब होगा a रेज टू पावर 1/n। यहां थोड़ा इसको ठीक से समझ लो, जैसे मैंने लिखा रूट 4 का आप लिखते हो 2 आंसर बताते हो। क्यों बताते हो, क्योंकि आपने इसके फैक्टर किए 2 into 2 और आप कहते हो इसका पेयर बन गया इसलिए हमने एक 2 बाहर निकाल लिया, आंसर हो गया। भाई पेयर तो बन गया 2 का, पर वो बाहर क्यों आया, पेयर 2 का ही क्यों बना। क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज हो रहा है, रूट 4 का आंसर आपने फैक्टर किया और फैक्टर करने पर 2 × 2 लिख दिया और नीचे कह दिया सर इसका पेयर बन गया इसलिए हमने 2 लिख दिया। भाई पेयर तो बन गया 2 का, दो बार आ रहा है, आंसर भी आपका 2 क्लियर है, सही है। पर यहाँ पर मेरा 2 का जो पेयर बना तो मैंने 2 को बाहर जो लिखा है वो क्यों लिखा, 2 का ही पेयर मैंने क्यों बनाया। हो सकता है किसी नंबर में 3 होते तो वहां क्या करते आप, यहाँ तो चलो 2 ही नंबर आ रहे हैं इसलिए आपका पेयर बन गया। ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जिनका पेयर नहीं बनेगा तो वहां पे आप क्या करोगे, कैसे डिसाइड करोगे। तो वो यहाँ पर क्या करना है, इसका नाम है स्क्वायर रूट। इसका नेम क्या है, स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 रहती है, इसके ऊपर जो पावर रहती है वो 2 रहती है, वो हिडन फॉर्म में रहती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 के पेयर बनाते हैं। देखो मैं इसको करके बता रहा हूँ आपको, 4 और यहाँ पे 2 लिखा है तो आप अंदर जो नंबर लिखा है 4 उसको तो एज इट इज लिखो और होल पावर में आप इसको लिखोगे 1/2 विद द हेल्प ऑफ दिस। nth रूट ऑफ a का मतलब है a रेज टू पावर 1/n। तो यहाँ पर जो 2 आ रहा है उसे हमने 1/2 लिखा है, 1/2 लिखा है तो हम लिखेंगे इसे 2 का स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और पावर क्या थी आपकी 1/2, इसलिए 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ इसलिए यहाँ पर 2 आया। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा था, 2 के पेयर बनाए थे। अगर यहाँ क्यूब रूट होता, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं यहाँ पर 3 लिखा होता है, स्क्वायर वाले में तो आपको कुछ लिखा नहीं मिलेगा, 2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन क्यूब रूट में ऊपर 3 लिखा होगा, फोर्थ रूट में 4 लिखा होगा, यहाँ पर फिफ्थ रूट में 5 लिखा होगा। तो जितने भी पावर वहां पर होगी रूट में उतने ही आपको पेयर बनाने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप फैक्टर करके सॉल्व आउट करोगे। अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम है आपकी 64 रेज टू पावर 1/2। इसका फाइंड करना है, सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले आप 64 के फैक्टर करो, सबसे पहले 64 के फैक्टर हमारे हो गए 2 into 2 into 2 रेज टू पावर 1/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप इसमें ये काउंट करो, सारे फैक्टर 2 के आ रहे हैं और 2 की कितने फैक्टर आ रहे हैं वो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 6 और होल पावर 1/2। अब ये इनमें से कौन से वाले रिजल्ट से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है इस रिजल्ट a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों पावर्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो आप लिख सकते हो
2 रेज टू पावर 6 और मल्टीप्लाई बाई 1/2। 2 से 6 कैंसिल आउट, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका 3, रिजल्ट आपका हो गया 8। इट इज द आंसर। और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी भी लिखनी होगी जो भी आपने यूज किया है, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर mn। क्लियर? इसी तरीके से आप 125 रेज टू पावर -1/3 को सॉल्व करोगे, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए बस इसमें पहले क्या करना होगा, वो माइनस वाली जो रिजल्ट है उसका यूज करोगे। पहले 1 के अपॉन में लिखोगे इसे, मतलब 1/125 रेज टू पावर 1/3। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया किसकी तरह, जो मैंने जस्ट अभी बताया है 64 1/2 इसकी तरह। आपको क्या करना है, 125 के फैक्टर करने हैं, जैसे मैंने यहाँ 64 के किए हैं, आप 125 के करोगे और वहां पेयर फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे बिल्कुल इसी की तरह। कितना आएगा यहाँ से 125 के अगर आप फैक्टर करते हो 5 रेज टू पावर 3 मिलेगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है पावर 1/3। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इनकी पावर्स की मल्टीप्लाई करोगे सेम इसी रिजल्ट से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा 5। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रिजल्ट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 2 रेज टू पावर 2/3 एंड 2 रेज टू पावर 1/5। अब यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 रेज टू पावर हम लिख सकते हैं सिंपली ब्रैकेट में, और पावर्स को लिख दिया हमने प्लस में, 2/3 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करना आप जानते ही हैं, टेकिंग एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10 प्लस 3/15, 2 रेज टू पावर 13/15। यहाँ पर आइडेंटिटी भी आप लिखोगे जो आपने यूज की है। हमने यहाँ पर यूज किया है a रेज टू पावर m n इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। जो भी आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई करें वहां साइड में इन रिजल्ट्स को जरूर लिखें। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे और आपकी हैबिट में भी आ जाएंगे। वरना आप क्या करोगे, बार बार पेज टर्न करके देखोगे इनमें से कौन सा रिजल्ट लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। तो हर क्वेश्चन में जहां जो भी रिजल्ट लग रहा है आप उसको मेंशन जरूर करो, राइट डाउन जरूर करो। नेक्स्ट आपका आता है 11 रेज टू पावर 1/2, 11 रेज टू पावर 1/4। अब यहाँ पर बेस तो सेम है लेकिन ये डिवाइड में दे रखा है, तो डिवाइड वाला रिजल्ट हमारा क्या था, इनकी पावर्स को हमें माइनस करना है। तो 11 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4। यहाँ हमने रिजल्ट यूज किया वो a रेज टू पावर m n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। तो कितना मिलेगा हमें 11, एलसीएम लेंगे आप 4, 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 11 रेज टू पावर 1/4। इट इज द आंसर। तो टोटल एक्सरसाइज आपकी जो है 1.6 इन्हीं रिजल्ट पर बेस्ड है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताए थे। अब आपका जो चैप्टर नंबर सिस्टम है वो फुली फिनिश हो चुका है। उसमें जितने जितने टॉपिक्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब पूरे चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। उनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके।